Hello everyone, welcome to this week Geography and Environment Current Affairs. So सेशन स्टार्ट करने से पहले इस कोट को देखते हैं. A little progress each day adds up to big results. तो ये चीज़ आपको तो सब समझ में आ ही गई होगी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. दैट जब आपने तैयारी की थी, स्टार्ट की थी, आई थिंक 2 महीने या 3 महीने पहले, उस टाइम जो आपका एक लेवल था, जो एक आपकी नॉलेज थी, और आज के वक्त अगर आप उसको कंपेयर करो तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस. एंड हाउ दिस difference has created? Because every day from the very beginning you have started to learn a new thing each day, and because of those facts or let's say that knowledge, you are present at a different level what you were used to being, right? So हमें इस चीज़ को, इस जर्नी को, इस डेली एड ऑन को, टॉपअप जो बोलते हैं आप लोग कराते हो, मोबाइल टॉपअप हर महीने, तो नॉलेज में भी ऐसा टॉपअप होते रहना चाहिए. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू वुड फाइंड दैट कि यार मैं तो एक साल पहले कुछ नहीं था, यूपीएससी का एबीसी भी नहीं आता था, नाउ आई एम स्कोरिंग अराउंड 100 मार्क्स इन मॉक टेस्ट. और ये सब चीज़ें कैसे हुई? स्मॉल एफर्ट एवरी डे विच यू आर पुटिंग इन टू दिस प्रिपरेशन. And this will, at the end, I'm sure and I guarantee you that it will give you a big result in the form of, either in the form of selection or let's say something else. But एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है. ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसी एक पॉजिटिव कोट के साथ और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ इस हफ्ते का ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स. ठीक है, सो कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे इस बार अर्बन फ्लड की. ठीक है, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं जिसमें आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है. बीम्स अगेन कोस्टल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में देखेंगे. विल सी अबाउट द वन हॉर्न राइनो. ब्लैक कार्बन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीवियर पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट. देन विल सी अबाउट द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन रीजन फॉर स्पेसिफिक, और उसमें क्या हो रहा है इसके बारे में हम देखेंगे. एंड एट द एंड विल सी अबाउट द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. इनके ऊपर कुछ न्यूज़ थी और उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. और इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे एज यूजुअल एमसीक्यूज. ठीक है, देन विल प्रैक्टिस वन मेंस क्वेश्चन. राइट, सो मेंस एनालिसिस में हम स्टार्ट करते हैं अर्बन फ्लड के ऊपर. सो बेसिकली अर्बन फ्लड में सबसे फेमस आपने सुना होगा चेन्नई फ्लड. ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट विद रिगार्ड्स टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ फ्लडिंग. सो कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि चेन्नई वाज फ्लडेड लाइक दिस. देख रहे हो, पूरा शहर डूब गया था. राइट, तो एनजीटी ने इस पे एक रिपोर्ट मांगी थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिपोर्ट जारी की. क्लियर? तो रिपोर्ट का क्या कहना था कि रिपोर्ट ने ये बोला कि कुछ कॉजेस थे जिसकी वजह से फ्लडिंग आई थी. ठीक है, क्या क्या कॉजेस थे? पहले था एनक्रोचमेंट. अगर लेट्स से यहां पे कोई ड्रेनेज है, ठीक है, नेचुरल ड्रेनेज, यहां पे पानी निकल रहा है, आप आए इसको फ्लैट कर दिया, इसको फिलअप कर दिया पूरा ड्रेनेज, और इसके ऊपर लेट्स से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, तो यहां जो पानी जा रहा था वो कहां जाएगा? देयर विल बी नो वे. ठीक है, ऐसी छोटी छोटी जगहों पे नेचुरल जो ड्रेनेज थे, नेचुरल वेटलैंड्स थे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ. और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इन नेचुरल ड्रेनेज को उसने कवर अप कर दिया, और इसकी वजह से शहर में ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं बच गया, और जो मैनमेड ड्रेनेज थे वो बहुत फॉल्टी थे. ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हर साल लगभग फ्लड आ जाता है. सो अगर मैं बोलूँ रैपिड अर्बनाइजेशन इन द ग्रेटर चेन्नई एरिया, इस वजह से भी हुआ. लैंड यूज पैटर्न, खासकर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, मैंने इसमें एक चीज पढ़ाते हैं हम लोग उसमें, रूरल अर्बन फ्रिंज. होता क्या है, जब एक शहर अर्बन एरिया धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, अर्बनाइजेशन की वजह से वो एक्सपैंड होता है, तो क्या करता है, आसपास के कुछ रूरल एरियाज को अपने अंदर वो इनगल्फ कर लेता है. तो मान के चलो यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे खेती हो रही है,
तो धीरे धीरे ये अर्बन एरिया इसको धीरे धीरे एनगल्फ करेगा। यहाँ पे मान के चलो कोई लेक या पॉन्ड है, तो अर्बनाइजेशन धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा। तो अर्बनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंफ्रास्ट्रक्चर। वो नेचुरल लेक या नेचुरल ड्रेनेज वो धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाएगी। इस वजह से इन अर्बन एरियाज में हर साल फ्लड आ रही थी। ठीक है, तो लैंड यूज पैटर्न की वजह से, राइट, प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से, एनक्रोचमेंट ऑन नेचुरल ड्रेनेज, इन सब की वजह से आपका ये पूरा अर्बन फ्लडिंग आई अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ने कुछ मेजर्स भी बताए कि दैट चेन्नई नीड्स एन इंटीग्रेटेड फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो वर्ड तो बहुत आसान है कहना कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए फ्लड मैनेजमेंट, मतलब लोगों का बुरा भी ना हो, डेवलपमेंट भी होते रहे और नेचुरल डिजास्टर भी ना हो। ठीक है, ड्रेनेज फैसिलिटीज को अच्छा करना है, एक्सेस रेन वाटर को हमको रिमूव करना है, जो फ्लड चैनल्स हैं उसको हमको डिसिल्ट करना है, जैसे सैंड हो गया है वो सबको वापस निकालना है। ये सब कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया। ठीक है, चलो इसमें एक बात कर लेते हैं। ये तो हो गई चेन्नई की स्पेसिफिक केस। क्या आपको लगता है कि जितने भी शहर हैं इंडिया में उनके भी सिमिलर इश्यूज होंगे? राइट। तो क्या क्या कॉजेस, अगर हम ओवरऑल बात करें अर्बन फ्लडिंग की, ठीक है, सो अर्बन फ्लडिंग होता क्या है? इट इज बेसिकली द इनंडेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी ड्यू टू हेवी रेनफॉल, या द कैपेसिटी जब ड्रेनेज सिस्टम की कम हो जाती है उसकी वजह से पानी वापस शहरों में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अर्बन फ्लडिंग बोलते हैं। जैसे मुंबई में कुछ टाइम पहले फ्लड आया था, और आजकल तो हर हैदराबाद, लास्ट ईयर हैदराबाद वाज एनगल्फ्ड। ठीक है, तो कॉजेस क्या क्या है अर्बन फ्लडिंग के? अगर मैं ओवरऑल एक जनरलाइज वे में बात करूं तो कुछ तो इसके नेचुरल फैक्टर्स हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि भाई अचानक बहुत तेज बारिश हो गई, इंक्रीजिंग डाउनपोर, बहुत ज्यादा अचानक कम टाइम में बारिश हो गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड आपका हो सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, कि कोस्टल एरिया में या फिर साइक्लोन की वजह से हमारा जो इधर से साइक्लोन वगैरह आ गया इधर, तो इससे भी हैवी रेनफॉल होती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। देन हाई टाइड, ऑकरेंस ऑफ हाई टाइड। अब जब हाई टाइड होगा तो क्या होगा? वाटर आपका शहरों में अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जब हाई टाइड रहता है तो ड्रेनेज है ना, ड्रेनेज में भी अगर डिफरेंस होना चाहिए। भाई अगर मान के चलो आपका सरफेस ये है, आपका पानी लेवल यहाँ है, तो जो ऊपर का एक्सेस पानी वो नीचे फ्लो कर सकता है। लेकिन हाई टाइड में क्या होगा, जैसे सरफेस लेवल है, वाटर इस लेवल तक है, तो ऊपर का पानी नीचे फ्लो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रेडियंट ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसकी वजह से आपका फ्लडिंग होती है। देन देयर आर सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। अब एंथ्रोपोजेनिक में क्या हो सकता है? बिल्डिंग मेकिंग, कॉन्क्रीटाइजेशन, हर जगह कॉन्क्रीट से ढक दिया जा रहा है। ठीक है, वाइपिंग आउट द वेटलैंड्स, एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट दे रहे हैं हम, जो नेचुरल वो सब सिंक का काम करता है। तो ये कुछ आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स थे। हाउएवर ये केवल ये दोनों ही नहीं होते हैं, एक और फैक्टर होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। इसको आप एंथ्रोपोजेनिक में इंक्लूड कर सकते हो, बट यहाँ पे हम अलग से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो अर्बन फ्लडिंग है उसमें एक गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ठीक है, चाहो तो आप उसको एंथ्रोपोजेनिक में भी इंक्लूड कर सकते हो, बट एडमिनिस्ट्रेटिव अलग से लिखो, बेटर रहेगा। सो अगर मैं बोलूँ कोई किसी भी शहर का कोई फ्लड कंट्रोल प्लान ही नहीं है, फ्लड कंट्रोल है ही नहीं कोई ऐसा प्लान, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो डिजास्टर आ नहीं जाता हम कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं। तो लैक ऑफ फ्लड कंट्रोल प्लान्स। सेकेंडली लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसी, ये तो रियलिटी है। लेट्स से ये कोई एक शहर है, यहाँ पे एक कोई अथॉरिटी, उसका ज्यूरिडिक्शन इतना एरिया है, दूसरी अथॉरिटी है उसका ज्यूरिडिक्शन इतना है, तीसरी है उसका इतना है, बीच में ऐसा कुछ एरिया आ जाएगा जहाँ पे किसी की अथॉरिटी ही नहीं है या वो रह गया है। तो अब लेट्स से इस एरिया में कोई ड्रेनेज है जहाँ पे पानी जाता था, अब यहाँ पे पूरा भर गया पानी,
तो यहाँ पे रहने वाले इंसान कहाँ पे जाए, किसके पास जाए? क्या वो 1 के पास जाएगा, 2 के पास जाएगा, 3 के पास? ये 1 के पास जाता तो बोल देते कि भाई आप 2 एरिया सेकंड नंबर वाले ऑफिस पे जाओ। इस पे जाता तो बोलता आप 3rd एरिया में आते हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन लैक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल अथॉरिटीज हैं एक शहर में, नगर निगम भी है आपकी, स्मार्ट सिटी वाले भी लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट वाले भी लोग हैं, बट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये कुछ कॉजेस हमारे ओवरव्यू, अगर मैं बात करूं ओवरऑल जनरलाइज्ड वे में, अर्बन फ्लडिंग के कॉजेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर्स, क्या मेजर लिया जा सकता है फ्लड्स को रोकने के लिए, अर्बन फ्लडिंग को? तो इसमें भी 2 टाइप के मेजर्स हैं। पहला है आपका स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बना दो, ड्रेनेज बना दो। ठीक है, जैसे कोई वेटलैंड है, वेटलैंड एरिया है, उसको कंजर्व करो। ठीक है, उसको जो नेचुरल लेक्स हैं उसको कंजर्व करिए। ठीक है, आपके जो मेजर ड्रेनेज एरिया है वहां पे जो सिल्टिंग हो चुकी है, सैंड भर गया, उसको डिसिल्ट करिए। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं अर्बन एरिया की, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि भाई छत पे हमने पानी इकट्ठा किया, या लेट्स से ये बिल्डिंग है, यहाँ पे एक वाटर कलेक्टर है, लेट्स से वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है पूरा, और यहां से एक पाइप गई है जो कि ग्राउंड में डायरेक्टली अंदर चले जाती है, ये ग्राउंड वाली। इससे क्या होगा, ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें मेंशन की जा सकती हैं। क्लियर? और भी मल्टीपल मेजर्स होते हैं। नाउ विल सी अबाउट नॉन स्ट्रक्चरल, जिसमें आप कुछ चीज क्रिएट नहीं कर रहे हो। इसमें क्या हो सकता है, जैसे नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क है, एनडीएमए ने बोला था, नेशनल हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क हर शहर के लिए होना चाहिए कि भाई इस शहर में किस टाइप की बारिश होती है, कब कब ज्यादा यहाँ पे अक्सर बारिश होती है, इस टाइप का डेटा क्रिएशन किया जाए। ओके, बेटर फोरकास्टिंग्स रहे हमारी रेनफॉल की। क्लियर? नेचुरल ड्रेनेज जो है, जैसे कि रिवर बेड्स हो गए या लेक्स वगैरह, उस पर जो इंक्रोचमेंट हो रही है उसको रोकिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बहुत जरूरी है। देन स्टॉर्म वाटर पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। तो ये आप मल्टीपल इवेंट्स, आप मल्टीपल चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये नोट्स में भी प्रोवाइडेड है, आप वहां से भी एक बार लिस्ट पूरी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो व्हाट, हाउ कैन आई कंक्लूड कि एक बेटर कोऑपरेशन, इनोवेशन स्ट्रक्चरल चीजों में, एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, ऐसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में हम अर्बन फ्लडिंग को रोक सकते हैं और उससे होने वाले डैमेज को हम कम कर सकते हैं। राइट? So this was the urban flooding. Now let's see about some prelims facts. सबसे पहला था आपका इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो हुआ क्या है, बेसिकली 2 और इंडियन बीचेस, कौन सा पहला आपका, कोवलम तमिलनाडु, ये सब नाम याद रखा करो, कहां पे ये सब एरिया पूछते हैं प्रीलिम्स में बहुत सारे। कोवलम इन तमिलनाडु एंड एडन इन पुडुचेरी, इनको भी इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है, और इंडिया में अब टोटल 10 ब्लू फ्लैग्स बीचेस हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैप बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना के दिखा सकते हो कि कहाँ कहाँ पे, जैसे शिवराजपुर गुजरात में है, शिवराजपुर हो गया गुजरात में। ठीक है, यहाँ पे घोघा बीच दीव में, घोघला बीच सॉरी, कासरगोड कर्नाटका। क्लियर? पादुबिद्री भी कर्नाटका में, कप्पाड केरला, कप्पाड, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का यहां पे आपका राधानगर। इनके साथ साथ ये 2 और आपके ऐड हो चुके हैं। राइट? सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, इट इज बेसिकली अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल। ठीक है, इको लेबल मिल जाता है कि कौन अकॉर्ड करता है, इट इज अकॉर्डेड बाई
फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, इसको शॉर्ट में फीड बोलते हैं, फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक एजुकेशन इन डेनमार्क। इनके कुछ 33 बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्राइटेरियाज हैं। तो अगर इन 33 क्राइटेरियाज को कोई बीच फुलफिल कर रहा है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है। एंड दिस वाज स्टार्टेड इन, ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 1985 में फ्रांस ने चालू किया था, और यूरोप वगैरह में ये सब इंप्लीमेंट हो रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें, इससे देखो होता क्या है, आपको टैग तो मिल गया कि हाँ यार इको बीच है, आप पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। इससे होता क्या है, दिस क्रिएट्स द इको टूरिज्म, टूरिज्म बूस्ट करता है। आप सभी चाहते हो कि यार मैं ऐसे बीच में गया हूं जहां पे साफ सुथरा हो, इसे देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में, अच्छा लगेगा, इससे टूरिज्म भी बढ़ता है। और एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म तब रहेगा जब इंडिविजुअल लेवल पे लोग भी उसको ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बीच पे गए वहां पे कचरा वगैरह फैला दिए, ठीक। तो ये इको टूरिज्म को भी प्रमोट करता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ पे क्लियर है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है, राइट, कौन देता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज उसी सिमिलर आइडिया पे एक है आपका बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीम्स। सो बेसिकली हुआ क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने इन इट्स परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव तो करना ही है, और इसमें कोस्टल रीजन्स पे फोकस है। फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रीजन्स दे हैव एम्बार्क्ड अपॉन अ हाईली अक्लेम्ड फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसका नाम है बीम्स। ओके, तो ये है क्या बेसिकली, सो बेसिकली ये आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर आता है आपका बीम्स, ठीक है। एम क्या है, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोस्टल रीजन्स इंडिया के कौन से हैं, ये वाले जो स्टेट्स हैं आपके जिन कोस्ट में लगते हैं, इनका लेंथ भी हमने कई बार देखा, 7,500 किलोमीटर का जो लेंथ है, राइट। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीजेडएम का, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट का, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द प्रिस्टीन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। ये देख रहे हो यहाँ पे इस टाइप की सीवीड्स उगती हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगी, बहुत सारे यूनिक सी आपके मरीन एनिमल्स हैं। तो इनके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए ये आपको बीम्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोस्टल रीजन्स में पोल्यूशन को हटाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीच का प्रमोट करना, लोकल इकोसिस्टम को कंजर्व करना, ठीक है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना, और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली एक फैक्ट्स में और भी याद कर लो, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जोन है ना, यह सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये आपका वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट। सो रिमेंबर दिस थिंग, ऑलराइट। 1992 जब अर्थ समिट हुई थी ना, तब ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि भाई कोस्ट को भी मैनेज करना है, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड राइनो डे। सो 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट किया, और असम ने कैसे इसको सेलिब्रेट किया, दे promoted a special ceremony by burning a stockpile of nearly 2500 horns of the one horn rhino। इसका अगर आपको मैं वैल्यू बताऊं, इसके एक एक हॉर्न मान के चलो आप 50-50 लाख रुपए तक के बिकते हैं। अब देखो कई लोग इसको इलीगली काट के ले जाते हैं, और इसमें कई वजह से जो हमारे राइनोज हैं इनकी डेथ होती है। इसका बहुत सारे रीजन है। कई लोग बोलते हैं इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, कई लोग बोलते हैं कि इसके पाउडर खाने से आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, कई लोग उससे बोलते हैं कि जो इनफर्टाइल कपल है उनको फर्टिलिटी बढ़े आएगी। तो देयर आर मल्टीपल, लेट्स से आप सुपरस्टिशन बोल लो या जो भी है, दीज आर मतलब दो ऑल आर साइंटिफिकली नॉट प्रूवन टिल नाउ, बट एक उनके ट्रेडिशन में है, तो इसको ये यूज़ करते हैं। अब भाई कहाँ मिलेगा, अब इनको बेहोश करोगे तभी तो काट पाओगे।
तो कई बार बेहोश करने में ओवर ये चले जाते हैं और कई बार इनकी हंटिंग हो जाती है, मतलब ये मर जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट, अगर मैं IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी के हिसाब से बात करूं, सो दिस इज दे कम अंडर वल्नरेबल कैटेगरी। रिमेंबर दिस थिंग, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं वन हॉर्न राइनो, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया असम गवर्नमेंट ने कि भाई 2500 हॉर्न्स को ऐसे जला दिया और इन्होंने क्लियर मैसेज दिया जो भी पोचर्स और स्मगलर्स हैं कि दीज आइटम्स हैव नो वैल्यू। भले ही देखो वैल्यू है कि नहीं है, बट ये पोचर्स को दिखाने के लिए कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको हम ऐसे ही जला रहे हैं ताकि वो इन टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें, इलीगल हंटिंग और स्मगलिंग ये सब चीज़ें ना करें, ठीक है। अब देखो ये इंडिया इतना क्यों कर रही है, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी ऑफ साइट्स। साइट्स क्या है? इट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो इसके तहत इट इज इलीगल टू सेल द हॉर्न्स इन कंट्री या कहीं बाहर, ठीक है। और जो ऐसे करता है उनको जेल है, बहुत सीवियर पनिशमेंट है पोचर्स को, राइट। तो देखो अब इसमें हमारे लिए काम की चीज क्या है। वन हॉर्न राइनो का आपको पता होना चाहिए लोकेशन की, इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडिया में केवल ग्रेट वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। यहाँ तो चलो टू हॉर्न वाला है, लेकिन इंडिया में केवल ग्रेट वन हॉर्न राइनो मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीशीज, ठीक है। और जनरली हर्बीवोरस होते हैं, ग्रासेस वगैरह खाते हैं, ट्रीज श्रब्स वगैरह। और इनका जो IUCN कैटेगरी है इट इज वल्नरेबल। सेकेंडली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 1 में आते हैं, क्लियर। इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं मोस्टली आपको पता है कि आपको काजीरंगा, ठीक है। और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। इसी के तहत हमारा एक और फैक्ट है, याद रखिए, इंडियन राइनो विजन 2020 ये 2005 में लॉन्च हुआ था। इसमें एम क्या था? इसमें एम था बाई 2020 जो राइनोसोरस की पॉपुलेशन है असम में उसको 3000 तक लेके आना है, ओके। सो दिस वाज द टारगेट। और असम में ये पोबीतारा, इसको कई अलग नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, पाबीतोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के राइनो, वाइट राइनो है, ब्लैक राइनो है, जावन, ये सुमात्रा, ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। नॉर्दर्न वाइट राइनो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज ब्लैक कार्बन। अब देखो इस पे ना एक मेरे एक स्टूडेंट का मैं फोन आया था, उसे बोला सर मुझे ब्लैक कार्बन और ब्राउन कार्बन समझ में नहीं आता, क्या डिफरेंस होता है। देखो दोनों ही चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि ये पोल्यूटेंट्स होते हैं। ब्लैक कार्बन आपके जो हाइड्रोकार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कोल वोल इधर से निकलता है, ठीक है। और जो ब्राउन कार्बन होता है वो आपके जो बायोमास के रेसिड्यू होते हैं ना, जैसे घास फूस जला दिए, उधर से निकलता है, ठीक है। सो हुआ क्या बेसिकली, जो क्लीन आर्टिक अलायंस है दे हैव कॉल्ड फॉर अर्जेंट कटबैक्स टू ब्लैक कार्बन एमिशन। जो आर्टिक रीजन है हमारा, जैसे लेट्स से दिस इज ग्लोब, जो हमारे आर्टिक रीजन है, यहाँ पे आपको पता है कि शिपिंग वगैरह बहुत होती है, क्योंकि जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेड रूट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी शिप्स वगैरह चलती हैं। अब उससे क्या होता है, शिप्स से भी एमिशन रिलीज होता है, हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं। तो वो जो ब्लैक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आइस के ऊपर, आइस शीट के ऊपर आके जमा हो जाते हैं, लेट्स से ऐसे ऐसे। और आपको पता ही कि ब्लैक कलर क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। तो जितना उसमें ब्लैक चीज होगी ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और आइस, इससे क्या होगा, आइस विल मेल्ट। और दूसरी ओर एक आइस शीट है जिसपे कुछ नहीं है, ब्लैक ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्बीडो। एल्बीडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड इंसुलेशन। सो सनलाइट्स आएंगे, इस पर रिफ्लेक्ट होंगे, इससे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर कम हो जाता है, ठीक है।
सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्बन क्या है. सो इट इज बेसिकली द कार्बन रिजल्टेड फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास. ठीक है, तो जो आपका नेचुरली भी बनता है ये, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी. फॉसिल फ्यूल से जनरली जो निकलता है उसको हम ब्लैक बोलते हैं, और बायोमास रेसिड्यू से उसको हम जनरली ब्राउन कार्बन बोलते हैं. तो इनका जो प्राइमरी सोर्स होगा डीजल इंजन, कुकिंग स्टोव, फॉरेस्ट फायर, इनसे ये सब चीजें निकलती हैं. और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्लैक कार्बन की, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट. ठीक है, शॉर्ट लिव्ड है, हफ्ते भर 10 दिन तक रहता है ये. एंड it is the second largest contributor to global warming after carbon dioxide. Remember this thing. Second largest contributor है ये. Clear? So this was about the black carbon. आपको पता होना चाहिए. Moving on. सुंदरबंस. तो देखो, रॉयल बंगाल टाइगर तो आप सभी को पता है कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में, और वो इन्हीं सुंदरबंस डेल्टाइक रीजन में ही पाया जाता है. सो बेसिकली अभी एक रिपोर्ट हुई थी, एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि सुंदरबन एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में आपके प्लांट आ सकते हैं, जानवर आ सकते हैं, वहां का इकोसिस्टम आ सकता है, इट इज कंटिन्यूसली गेटिंग लॉस, डिस्ट्रॉय हो रहा है. ठीक है, सब क्या क्या हो सकता है. देखो, रीजन हमेशा वही आते हैं, 2-3 ही रहते हैं. साइक्लोन की वजह से भी डैमेज होता है नेचुरल, अगर हम बात करें. ठीक है, और आपको ये पता होना है कि जो मैंग्रोव्स होते हैं, दीज आर द नेचुरल बैरियर या नेचुरल स्टॉर्म ब्रेकर होते हैं. स्टॉर्म आ रहा है ना, तो इसको ये रोक देते हैं पहले ही, और ये अंदर तक नहीं पहुंच पाता है. जब अम्फन आया था तो मैंग्रोव्स ने बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड और चीज़ें कम की थी, और इस वजह से बहुत कम डैमेज शहरी इलाकों में हुआ था. ठीक है, सो आपको कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पता होना चाहिए, सुंदरबंस के बारे में. कॉजेस तो आपको पता ही है भाई, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लकड़ी काट के ले जा रहे हैं. ठीक है, इलीगल हंटिंग वगैरह यहाँ पे हो रही है. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो. ये आपका टाइगर रिजर्व भी है सुंदरबन, इट इज वन ऑफ द टाइगर रिजर्व. ठीक है, it is a world heritage site. Remember this thing, it is a world heritage site. It is a Ramsar site. All right, and is यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, जो कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है. ऑल राइट, सो ये सब चीजें हैं. और इंडिया का लगभग 90% मैंग्रोव सुंदरबंस में पाया जाता है. इस एरिया में ये आपके मैक्सिमम पाए जाते हैं. क्लियर? तो दिस आर सम, और यहाँ पे आपको पता है रॉयल बंगाल टाइगर इज वेरी फेमस, इनका नेचुरल हैबिटेट है ये. क्लियर? तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. सुंदरी ट्री यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इनका नाम सुंदरबंस था. आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आई थिंक, एक हेरित्रिया फोम्स करके इनका जो मैंग्रोव्स का इसका साइंटिफिक नेम है. ये एनसीईआरटी में भी गिवन है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अच्छा, एक बहुत एक अच्छा इमेज आया था आपके न्यूज़पेपर में, तो मैंने सोचा यहाँ पे आपसे शेयर करूं. ये बहुत अच्छा एक आपका पूरा टाइमलाइन दी हुई है. तो यहां से स्टार्ट होता है, ये देखो नीचे से 1992 यूएनएफ ट्रिपल सी हुआ था. 97 के बाद उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल COP 3rd. 2007 COP 13 बाली इंडोनेशिया में हुआ था. COP 15 कोपेनहेगन. जो मेन है 2010 कानकुन समिट, यहाँ पे आपके वो सारी चीजें बनी थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये सारा. ओके, फिर अगर आप देखा जाए तो 2015 द पेरिस एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 2018 कैटोविस, यहाँ पे पेरिस का रूल बुक बना था. और अभी रिसेंटली चिली में हुआ था COP 25. तो आप चाहो तो यहाँ पे जो जो मेजर इवेंट्स यहाँ पे हुए थे, आउटकम थे, यहाँ पे ऐसे आप करके लिख सकते हो. ठीक है, खासकर तो 1992 ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है.
97 क्योटो प्रोटोकॉल, कानकन समिट, डरबन वाला भी देख सकते हो। फिर आपका 2015 वाज द माइलस्टोन, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया के INDCs थे इसमें, जो मल्टीपल टारगेट्स हमने फोकस किए थे, ये सारी चीज़ें। तो इसको आप अपना सेव करके रख सकते हो। नाउ लास्ट वन इज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो 17 फाउंडेशन डे NDMA का सेलिब्रेट किया गया था 28 सितंबर को। ओके, ये हमारे लिए जरूरी नहीं, हमारे लिए जरूरी क्या है, NDMA एज अ बॉडी। ठीक है, सो इट इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, जो किसी लॉ या एक्ट से बना हो। तो ये NDMA एक्ट 2005 के तहत ये बॉडी बनी थी। ओके, 2006 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। एम क्या है इनका, गाइडलाइंस, प्लान और पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करना डिजास्टर मिटिगेशन, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, सो इसकी पॉलिसी मेकिंग इसका फंक्शन है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको प्रिपेयर करना। ओके, इसको हेड कौन करता है, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, इसके भी 3 लेवल हैं, एक आपका नेशनल लेवल पे NDMA, स्टेट लेवल पे SDMA जो कि आपका चीफ मिनिस्टर लीड करता है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या बॉडीज होती हैं, राइट। सो ये सब इनकी चीजें हैं, और ये हर डिजास्टर के लिए ये कुछ अलग अलग इनकी गाइडलाइंस है। जैसे साइक्लोन के लिए अलग इनका प्लान है पूरा NDMA गाइडलाइन, लैंडस्लाइड के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज एपेक्स बॉडी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और कोविड-19 के टाइम में जब कोविड का था तो NDMA एक्ट थी 2005 एंड एपिडेमिक एक्ट 1897, ये 2 एक्ट्स को लागू किया गया था। तो आपका क्या काम होगा, एपिडेमिक एक्ट के भी बेसिक फीचर्स और NDMA एक्ट के थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स आप कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। तो चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हियर पहला क्वेश्चन है आपका, which of the following factors are responsible for urban floods? 1. Cyclone storms, concretization, afforestation, low tides, poor drainage. तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हमने देखा, यस नेचुरल फैक्टर में था। कॉन्क्रिटाइजेशन, यस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में आया था। एफॉरेस्टेशन, नो, ये तो एक अच्छी चीज है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। सो थर्ड किसमें नहीं है, सो दिस वन इज गॉन, दिस वन इज गॉन, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप ये 2 ऑप्शन है, आपको बस फोर्थ ऑप्शन चेक करना है, लो टाइड, नो। हाई टाइड की वजह से आपका ये इशू क्रिएट होता है जनरली। सो 1, 2, 5 सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में काफी पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो कि कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, 4-5 दे देते हैं, या इकोनॉमी के टर्म में भी पूछ लेते हैं कि इनमें से किस पे MSP मिलती है, किस पे नहीं मिलती है। तो ऐसी चीजों को इजिली आप एलिमिनेट करके टैकल कर सकते हो। Okay. Question number 2 is, consider the following statement regarding black carbon. First statement is, black carbon results from the incomplete combustion of fossil fuels and biomass. This is the correct statement. Second one is, it is a long-lived pollutant that is the second largest contributor to global warming. ये second part तो सही है, लेकिन it is a short-lived, not a long-lived pollution. ठीक है, so A only, 1 only is correct here. सिंपल। चलिए नेक्स्ट मेंस का क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, सिंपल है ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता भी दिया, आई होप ये इजिली लिख भी लोगे। द इंसिडेंस ऑफ अर्बन फ्लडिंग इज इंक्रीजिंग एट एन अनसस्टेनेबल पेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल इट। तो देखो इसमें क्वेश्चन का पहला पार्ट है, आपको इसको बताना है कि हाँ इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहां पे आप कुछ डेटा बताइए, कुछ एग्जांपल्स बताइए, लाइक चेन्नई फ्लड हुआ था, फिर मुंबई फ्लड हुआ, रिसेंटली हैदराबाद वाला हुआ। तो एक टाइमलाइन अप्रोच आप बता सकते हो ऐसे करके, 2014, 15, 17 ऐसे करके। तो ये दिखा देगा कि ये अनसस्टेनेबल पेस पे बढ़ रहा है। अब बताइए
कि इसके पीछे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आपने फैक्टर्स बता दिए, नेचुरल, एंथ्रोपोजेनिक, आप चाहो तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी अलग से बना सकते हो। ठीक है, नाउ सजेस्ट सम मेजर्स टू कंट्रोल इट। मेजर्स बताइए हमने कौन कौन से देखे। हमने स्ट्रक्चरल देखा, हमने नॉन स्ट्रक्चरल देखे, एंड एंड इट विथ अ सिंगल लाइन कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड। क्लियर, कॉम्प्रिहेंसिव आप अपना ऐसे बता सकते हैं पूरा आंसर। ऑलराइट, सो आई होप चीजें अच्छी हैं, सेशन अच्छा लगा होगा आपको, चीजें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है आपने देखे यहाँ पे, नोट बना लो इनके ऊपर आप। ऑलराइट, until then keep calm and study hard. I'll see you in the next session. Have a great day. Bye. Hi, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया then do subscribe to our channel. And if you're serious for UPSC 2022, then आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।